सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आपके लिए फिर से लेके आ गई हूँ एक मस्त चाइनीज़ ड्रामा। मुझे पता है आप सभी को ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो विदाउट किसी देरी के इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और हम अपनी फीमेल लीड शाओ ब्याओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पे अपने क्रश रॉबिन को प्रपोज कर रही होती है। वो अपनी मन की बात उसे कह देती है कि कैसे वो उसे बहुत टाइम से पसंद करती है। साथ ही वो उसे यहाँ पे एक लव लेटर भी लिख के देती है। लेकिन हम देखते हैं कि रॉबिन यहाँ पे उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। वो उसके लेटर को यहाँ पे फेंक देता है और कहता है कि ऑलरेडी मेरे दिल में कोई और है जिसे कि मैं पसंद करता हूँ। मतलब उसने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रूड तरीके से शाओबिया को मना कर दिया था। चाहे तो वो उसे यहाँ पे प्यार से भी बोल सकता था, लेकिन नहीं, उसने यहाँ पे रूड तरीका इस्तेमाल किया। खैर शाओबिया को ये सुन के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अब वो यहाँ पे अपने स्कूल के रियूनियन पार्टी में आई हुई थी। जब उसके क्लासमेट भी ये देखते हैं तो वो सभी लोग यहाँ पे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। शाओबिया को ये देख के बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। वो असल में यहाँ पे सिर्फ अपने क्रश रॉबिन के लिए आई हुई थी ताकि वो उसे यहाँ पे अपने दिल की बात कह सके, लेकिन रॉबिन ने तो यहाँ पे उसे डायरेक्टली मना कर दिया। खैर वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और फिर वॉशरूम के लिए निकल जाती है। इसी होटल में हम अपने मेन लीड जिंगजाओ को देखते हैं, जिसे कि यहाँ पे किसी ने ड्रग कर दिया था। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके इसके बारे में बोलता है और बोलता है कि किसी को यहाँ पे भेजो जो कि मेरी हेल्प कर सके। तभी उसकी नज़र यहाँ पे शाओबियाओ पे जाती है, जो कि यहाँ पे ड्रंक हालत में थी। वो जो कि पहले से यहाँ पे ड्रंक थी, वो उससे पूछती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे। अब जिंगजाओ के ऊपर यहाँ पे ड्रग का असर होने लग गया था, तो वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने होटल रूम में लेके आता है, जहाँ पे ये दोनों ही नशे की हालत में एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। साफ साफ कहे तो एक दूसरे के साथ ये दोनों यहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन हम शाओबिया को देखते हैं, जो कि यहाँ पे अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि वो इस रियूनियन में अपने क्रश रॉबिन को प्रपोज करने के लिए गई थी, लेकिन किसी और आदमी के साथ वो यहाँ पे सो के आ गई। खैर वो इसी बात को सोच रही होती है कि तभी उसके सामने यहाँ पे एक वैन आती है। एक नहीं बल्कि चार वैन आई हुई थी, जिसके अंदर से कुछ बॉडीगार्ड्स यहाँ पे निकलते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि जिंगजाओ के ही बॉडीगार्ड थे, जो कि यहाँ पे शाओ को ही ढूंढ रहे थे। वो बेचारी तो यहाँ पे उन्हें देख के डर जाती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती उसे पकड़ के अपने वैन के अंदर बैठा देते हैं, फिर उसे जिंगजाओ के पास लेके आ जाते हैं। वो जब यहाँ पे जिंगजाओ को देखती है तो मन ही मन बोलती है कि ये आदमी थोड़ा सा मेरे से ओल्ड है, लेकिन हैंडसम बहुत है। आखिर ये क्या खाता है जिसकी वजह से इसकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। मतलब वो मन ही मन उसके हैंडसमनेस की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करती है, लेकिन जैसे ही जिंगजाओ उसे देखता है तो वो अपना मुंह मोड़ लेती है। वो उसे यहाँ पे डायरेक्टली कहती है कि सर देखिए, आपको कोई गलत फैमिली हो गई होगी, आप जिस पर्सन को ढूंढ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्यूट वे में उसे कह रही थी। तभी जिंगजाओ उसे यहाँ पे कहता है, मुझे लगता है कि जिस भी पर्सन के बट पे यानी कि बम पे एक हार्ट शेप का बर्थ मार्क होता है, शायद वो अपनी मिस्टेक को यहाँ पे एडमिट नहीं करते हैं। वो यहाँ पे शाओ की ही बात कर रहा था। कल रात को उसने यहाँ पे उसके बट पे वो बर्थ मार्क देख लिया था। शाओ जो कि जब ये सुनती है तो वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। उसे यहाँ पे सब कुछ याद आ जाता है कि जिस भी पर्सन के साथ वो यहाँ पे कल रात को सोई थी वो और कोई नहीं बल्कि जिंगजाओ ही था। वो यहाँ पे उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें मेरे से चाहिए क्या, मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ। जिंगजाओ उसे यहाँ पे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। एक बार अगर हमारी शादी हो गई तो मैं तुम्हारे स्कूल के सारे फीसेस पे कर दूंगा। अगर तुम्हें आगे कॉलेज में स्टडी करना है तो उसकी भी फ़ीस मैं पे कर दूंगा। कोई भी तुम्हें स्टडी करना है सभी के फ़ीस मैं पे कर दूंगा। तुम्हें किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शाओ जो कि ये सुन के यहाँ पे हैरान थी, वो उसे यहाँ पे कहती है कि ये सब तो मैं खुद से भी कर लूँगी, आखिर मुझे तुमसे शादी क्यों करनी है ये सब के लिए। जिंगजाओ जो कि यहाँ पे अपने एक ही बात पे अड़ा हुआ था, वो यहाँ पे उसे कहता है कि जब तक तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी तब तक मैं तुम्हारी कोई भी एक कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ। शाओ उसे यहाँ पे कहती है कि अच्छा फिर ठीक है, तो मुझे 10 मिलियन दे दो। उसे यहाँ पे लग रहा था कि अगर वो उससे यहाँ पे ज़्यादा पैसे मांगेगी तो वो यहाँ पे खुद ही उससे शादी करने के लिए मना कर देगा। बट तभी हम यहाँ पे जिंगजाओ को देखते हैं, जो कि तुरंत अपने कार्ड को निकाल के उसे देता है। कहता है कि इस कार्ड में अनलिमिटेड पैसे हैं, तुम जितने मर्जी चाहे उतने यूज़ कर सकती हो। और तुमने 10 मिलियन बोला ना, उसके पीछे 4-5 जीरो और लगा दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इससे। शाओ ये सुन के हैरान कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने सीरियसली क्यों ले लिया। फिर वो उसे यहाँ पे कहती है कि देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि असल में मैं किसी और को पसंद करती हूँ। जिंगजाओ उसे यहाँ पे कहता है कि देखो तुम जिसे भी पसंद करती हो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है।
हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो मैं तुम्हारा माइंड अपने आप ही चेंज करा दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम मुझे पसंद करने लग जाओ। अगर फिर भी तुम मुझे पसंद नहीं कर पाई, मैं तुम्हारा माइंड चेंज नहीं कर पाया, तो मैं गिव अप कर दूंगा और पीछे हट जाऊंगा। फिर तुम्हें जहाँ भी जाना है, जिसके भी पास जाना है, उसके पास जा सकती हो। श्याओ कहती है कि देखो ये सब बहुत ही ज़्यादा सडन हो रहा है, मुझे सोचने के लिए टाइम तो दो भाई। वैसे भी जो भी कल रात को हुआ प्लीज़ उसे भूल जाना। इतना कहते ही वो यहाँ पे तुरंत भाग के निकल जाती है। अगले ही सीन में हम उसे घर पे देखते हैं जहाँ पे उसकी स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर दोनों ही यहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे। उस पर गुस्सा करते हुए बोल रहे थे कि आखिर तुम कल रात को कहाँ पे गई थी, इतने टाइम से तुम आखिर बाहर कैसे रुक सकती हो। उसकी स्टेप सिस्टर जियांग उसे बोलती है कि तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, ज़रूर पैसों के लिए तुम अपना मुँह कहीं पर काला करा रही होगी। सेम अपनी माँ की तरह हो तुम, जैसी माँ वैसी बेटी। वो भी यहाँ पे आदमियों के साथ घूमती रहती थी। जो कि यहाँ पे अपनी माँ के बारे में बुरा नहीं सुन सकती थी, तो वो उसे यहाँ पे एक एप्पल फेंक के मारती है। कहती है कि मेरे बारे में जितना बोलना है तुम बोल सकती हो, लेकिन मेरी माँ के ऊपर तुम कैसे गई। इतने में ही इन दोनों की यहाँ पे लड़ाई हो जाती है। फादर और स्टेप मदर दोनों ही यहाँ पे इनके लड़ाई को सॉल्व करते हैं। स्टेप मदर उसे यहाँ पे कहती है कि देखो अपनी बहन की बातों को ज़्यादा सीरियसली मत लिया करो। अभी घर की सिचुएशन ही ऐसी है कि सभी लोग यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हैं। हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज है। कुछ दिन पहले लोन शार्क वाले आए थे यहाँ पे पैसे लेने के लिए। तुम्हें तो पता ही है कि इन सालों में तुम्हारी मदर के मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे कितने ज़्यादा पैसे गए हैं। अब तुम्हारी बारी है कि तुम उन सभी पैसों को चुकाओ। हमने पैसों के लिए मिस्टर वांग से बात करी है। उन्होंने यहाँ पे एक शर्त रखी है कि जब तक तुम उनसे शादी करने के लिए तैयार हो तो वो हमें 2 मिलियन देने के लिए तैयार है। वो ये सारी बात बहुत खुश होकर उसे यहाँ पे बता रही थी। कहती है कि इतने पैसों में तो तुम्हारी मॉम की सर्जरी भी हो जाएगी और साथ ही तुम्हारा जो कर्ज है वो भी चुक जाएगा। लेकिन श्याओ को हम देखते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही डिस्कस्टिंग लुक के साथ यहाँ पे अपनी स्टेप मदर को देखती है। उसे यहाँ पे अपनी स्टेप मदर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो आखिर पैसों के लिए उसे कैसे बेच सकती है। वो यहाँ पे उन्हें कहती है कि अगर आपको पैसे ही चाहिए तो आप अपनी खुद की बेटी की क्यों नहीं शादी करा देती उनके साथ। स्टेप मॉम को ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बोलने की। तुम्हें पता है ना इतने सालों में मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पापा के लिए कितना कुछ किया है। जब वो तुम्हें लेके मेरे पास आए थे तब उनके पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं थी। मैंने उनसे शादी की, उन्हें पनाह दिया, तुम्हारे ऊपर पैसे लगाए, यहाँ तक कि तुम्हारी मॉम के ऊपर भी मैंने यहाँ पे पैसे लगाए हैं। और अब बारी आ चुकी है कि तुम अपने इन सभी कर्ज को पूरा करो। देखो मैं तुम्हें यहाँ पे 2 ऑप्शन देती हूँ। पहला ऑप्शन है कि जितने भी हमने तुम्हारे ऊपर आज तक पैसे खर्च करे हैं तुम उन सभी पैसों को हमें रिटर्न कर दो, या फिर चुपचाप जाके मिस्टर वांग के साथ शादी कर लो। तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, तो अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि मिस्टर वांग के साथ शादी कर लो। देखो अगर तुमने यहाँ पे भागने की कोशिश करी तो फिर मैं तुम्हें पकड़ लूँगी और फिर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पीटूँगी, याद रखना। मतलब उसकी स्टेप मॉम यहाँ पे एक तरीके से उसे धमकी दे रही थी। शाओ के फादर यहाँ पे उसकी स्टेप मॉम को रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम ज़्यादा ही आगे बढ़ रही हो, रुक जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी स्टेप मॉम यहाँ पे उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनती। यानी कि इस घर में शाओ के फादर की बिल्कुल भी नहीं चलती थी। शाओ को भी ये बात यहाँ पे समझ में आ जाती है और उसे ये सुन के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ पे उनसे पूछती है कि आपको कितने पैसे चाहिए। स्टेप मॉम उन्हें यहाँ पे बोलती है 5 मिलियन, इसमें से एक भी रुपए कम नहीं होने चाहिए। शाओ कहती है अच्छा 5 मिलियन, बस 5 मिलियन ही आपको चाहिए, ठीक है मैं एक फ़ोन कॉल करती हूँ और पैसे तुरंत मेरे पास आ जाएंगे, देखना। वो सीधा अब यहाँ पे जियांग जाओ को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि देखो मैं तुम्हारी डील के लिए तैयार हूँ, यानी कि तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। क्या तुम मुझे अभी के अभी 5 मिलियन ट्रांसफ़र कर सकते हो? मुझे इसकी ज़रूरत है। जिंग जाओ जो कि यहाँ पे उससे कुछ भी सवाल जवाब नहीं पूछता कि उसे क्यों चाहिए पैसे, वो यहाँ पे तुरंत उसे कह देता है कि ठीक है मैं अभी तुरंत ट्रांसफ़र कराता हूँ। अब वो यहाँ पे बैठ के उसके पैसे का ही इंतज़ार कर रही होती है कि कब उसके पास आएंगे। इतने में ही उसकी बहन यहाँ पे उसे कहती है, वो एक तरीके से उसे यहाँ पे चिढ़ाते हुए कह रही थी कि मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें 5 मिलियन देगा भी। अगर तुम्हें 5 मिलियन मिलते हैं तो मैं ज़मीन पे घुटने के बल बैठ के तुम्हारे जूते चाटूंगी। वो यहाँ पे उसे चैलेंज कर रही थी। शाओ भी यहाँ पे लाइक चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ मैं तुम्हारा, इसे याद रखना। तभी उसके अकाउंट में जिंग जाओ यहाँ पे 5 मिलियन कर देता है। वो सभी को ये दिखाती है। सभी लोग ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। स्पेशली यहाँ पे स्टेप मॉम बहुत ही ज़्यादा हैरान थी, उनकी तो आंखें ही यहाँ पे फटी की फटी रह जाती है। वो तुरंत यहाँ पे शाओ से 5 मिलियन मांगती है। शाओ यहाँ पे कहती है कि इतनी जल्दी क्या है, अभी आपकी बेटी को
अपना चैलेंज भी तो कंप्लीट करना है, चलो अब मेरे जूते यहाँ पे चाटो। उसके स्टेप सिस्टर इसके लिए यहाँ पे बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, मतलब अब बात उसके यहाँ पे इज्जत पे आ गई थी, तो वो ये सब करने के लिए यहाँ पे रेडी नहीं थी। शाओ कहती है कि अगर तुम अपने प्रॉमिस को यहाँ पे निभा नहीं सकती हो तो ऐसा लगता है कि मुझे ये पैसे अपने साथ ही लेके यहाँ से जाना होगा। इससे पहले कि वो यहाँ पे जाती, स्टेप मॉम उसे यहाँ पे रोक लेती है और फिर अपनी बेटी को यहाँ पे कहती है कि पैसों के लिए प्लीज़ ये कर लो, एक ही बार तो तुम्हें ये करना है, उसके बाद फ्यूचर में तो हम इससे निपट ही लेंगे। अब ना चाहते हुए भी उसे यहाँ पे अपनी मॉम की बात माननी पड़ती है। वो घुटने के बल तो यहाँ पे बैठ जाती है, बट वो यहाँ पे शाओ के जूते चाटने के लिए रेडी नहीं थी। ये देख के शाओ यहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। इतने में ही उसके फादर यहाँ पे उठते हैं और कहते हैं कि शाओ देखो, तुम्हारी बहन बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, उससे ये सब मत कराओ। अगर तभी भी तुम ये चाहती हो तो उसके जगह मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। वो यहाँ पे नीचे बैठने लग जाते हैं, लेकिन शाओ उन्हें यहाँ पे रोक देती है। कुछ भी हो पर वो अपने फादर से थोड़ी ये काम कराने वाली थी। खैर वो यहाँ पे पैसे अपने स्टेप मॉम के अकाउंट में ट्रांसफ़र करा देती है। पैसे देख के स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर दोनों ही यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो यहाँ पे सभी के सामने एक अनाउंसमेंट करती है, कहती है कि अब से मेरा आपकी फैमिली के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। जितने भी कर्ज थे मैंने सभी कर्ज को चुका दिया है, इसीलिए मैं आपकी फैमिली से यहाँ पे रिश्ता तोड़ती हूँ। और रही बात मेरी मॉम की, तो मैं अपनी मॉम का इलाज खुद ही से करा लूँगी। इतना कहते ही वो अपना बैग पैक करती है और यहाँ से चली जाती है। अब वो यहाँ पे जा ही रही थी कि तभी उसे यहाँ पे पिक करने के लिए जियांग जाओ आता है। वो उसे यहाँ पे कहता है कि अब से हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, तो अब से तुम मेरे साथ मेरे घर पे ही रहोगी। वो यहाँ पे उससे पूछती है कि बट मेरी मॉम का क्या, मुझे अभी उनके पास जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी सर्जरी हो रही है। जिंग जाओ उसे यहाँ पे कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम की सर्जरी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनकी सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी है और वह सक्सेसफुल भी हो गई है। मैंने सारे पे कर दिए हैं और अभी उन्हें बस रेस्ट की ज़रूरत है। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैंने उनके इलाज के लिए उन्हें अभी के लिए स्विट्ज़रलैंड भेज दिया है। जैसे ही वो ठीक होती है तो हम दोनों ही साथ में जाएंगे और उन्हें पिक कर लेंगे। शाओ यहाँ पे कहती है कि बट ये सब तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आखिर मैं ये सब को अफोर्ड कैसे कर पाऊँगी। वो उसे यहाँ पे कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें पैसों की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद ये दोनों ही यहाँ पे जिंगजाओ के घर आ जाते हैं। अब उसके इतने बड़े घर को, इतने आलीशान घर को देख के वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान और खुश दोनों थी, क्योंकि ऑफ कोर्स अब से वो इसी घर में तो रहने वाली थी। वो मन मन में ही यहाँ पे सोचती है कि लगता है शादी के लिए हाँ करके यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो गया। यह आदमी दिखने में थोड़ा सा तो ओल्ड है, लेकिन ये हैंडसम भी है। जिंगजाओ उसे यहाँ पे घर के सारे रूम्स के बारे में बताता है और चाबी देते हुए उसे यहाँ पे कहता है कि ये घर अब से तुम्हारा है, तो तुम जहाँ पर भी रहना चाहती हो उस रूम में तुम रह सकती हो। तभी उसे यहाँ पे किसी का कॉल आता है। वो यहाँ पे कॉल पिक करता है। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पे किसी फीमेल से बात कर रहा है। शाओ जब ये सुनती है तो वो यहाँ पे मन मन में कहती है कि ऐसा लग रहा है कि इसका अपने शादी के पहले दिन ही किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, बट मुझे ये सबसे क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए, इसे जिसके भी पास जाना है ये जा सकता है। और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पे एंड होता है।